हेलो चिल्ड्रन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4, टाइमलाइन एंड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो इतिहास की समय रेखा और उसके जो सोर्सेस हैं, स्रोत हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियो बिना सर्च में टाइम गवाए आसानी से एक जगह उपलब्ध हो जाए। तो चलिए पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, टाइमलाइन एंड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के बारे में। तो इतिहास को जानने के लिए हम क्या से एक समय रेखा का यूज करते हैं, टाइमलाइन का यूज करते हैं ना हम, जिसको समय रेखा बोलते हैं। तो उससे हम करते क्या है कि जितनी भी घटनाएं इतिहास में पुराने बीते टाइम में घटी होती हैं, उनको एक लाइन पे पूरा हम सजोते हैं, अच्छे से व्यवस्थित करते हैं काल कर्म, उनके काल कर्म के अनुसार कि किस टाइम में कौन सी घटी है, ताकि हमें सीरियली चीजों का पता चले। तो ये स्रोत जो है, जिन स्रोत से हम इसका पता करते हैं या जो भी हमारे सोर्सेस होते हैं, तो वे क्या क्या होते हैं, जैसे आपने पहले भी पढ़ा है कि वे हमारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं उस टाइम के जो लिखे गए, उस टाइम के कोई भी अभिलेख हो सकते हैं, ठीक है, या फिर उस समय के आर्किटेक्चर्स हो सकते हैं, उस समय की कलाकृतियां हो सकती हैं, या उस समय के बचे हुए कोई जीवाश्म, कुछ चीजें बची बची हुई हैं वे हो सकती हैं, या वहां की चली आ रही कोई मौखिक परंपरा जो कि बातों बातों में आज भी जीवित है। तो समय रेखा हमने घटनाओं के कर्म और उसके आपसी संबंध को, समय रेखा हमें क्या करती है, जो घटना है उसका कर्म और उनका आपस में संबंध, इसको समझाने में मदद करती है। जबकि जो सोर्सेस होते हैं वो हमें इन घटनाओं को समझने में और उसकी एक्सप्लेनेशन करने में हेल्प करते हैं। तो आई थिंक आपको टाइमलाइन और सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के बारे में थोड़ा आइडिया हो गया होगा। चलिए आगे इसके बारे में और जानते हैं। हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। तो यहाँ पे बताया गया है जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो प्रेजेंट और पास्ट के बीच में एक अनएंडेड, कभी खत्म नहीं होने वाले डायलॉग, संवाद है, वार्ता है, बिटवीन द सोसाइटी ऑफ टुडे एंड द सोसाइटी ऑफ यस्टरडे। तो ये जो संवाद है, ये जो डायलॉग है, वो आज के समाज एवं कल, कल का मतलब जो बीत चुका, उसके समाज के मध्य। वी कैन फुली अंडरस्टैंड द प्रेजेंट ओनली इन द लाइट ऑफ द पास्ट। तो देखिए जो आज का वर्तमान है, प्रेजेंट है, अगर हमें उसके समाज को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझना है तो जो पास्ट है हमें उसको जानना ही पड़ेगा। उसके आलोक में ही, उसके जान के ही हम आगे वर्तमान के समाज को पूरी तरह से समझ सकते हैं। तो ये बोला है E.H. कार ने। अब अगर एक आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में किसी का नाम देके उसकी पंच लाइन दी गई है, तो समझो कि वो बहुत ही बड़ा आदमी होगा जिसने बहुत अच्छी अच्छी चीजें की होंगी। तो ये भी जैसे हमारे E.H. कार हैं, ये ब्रिटिश थे, ब्रिटिश राजनीतिक वैज्ञानिक भी थे और इतिहासकार भी थे, जिनका जन्म हुआ था 1892 में और जिनकी डेथ हुई थी 1982 में। तो जन्म डेथ जानना इतना जरूरी नहीं है, बट जिसकी आपको पंचलाइनें दी गई हैं, एटलीस्ट आपको उतना तो पता हो कि ये आदमी था कौन। तो ये था ब्रिटिश राजनीतिक वैज्ञानिक और इतिहासकार। तो इन्होंने जो मॉडर्न रशियन हिस्ट्री लिखी गई उसके ये मास्टर थे, और इन्होंने हिस्ट्री लेखन, जो हिस्ट्रियोग्राफी इतिहास लेखन है उसके क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। तो इनकी जो इंपोर्टेंट बुक है वो है व्हाट इज हिस्ट्री। तो ये केवल उन्हीं का मानना था जो दिया गया कि जो इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच में, वर्तमान और पास्ट, अतीत होता है पास्ट, इनके बीच में एक संवाद है, मतलब एक डायलॉग है जो इतिहास है। इतिहास के बारे में बताया जा रहा है ना कि इतिहास जो है वो आज के और पास्ट के बीच में एक संवाद है, और उन्होंने ही इतिहास को एक विज्ञान के रूप में भी प्रस्तुत किया, न कि केवल इसको एक बोझिल सा तथ्यों का संग्रह बताया कि ठीक है भाई कहानियां हैं पुराने टाइम की लिखी हैं और आप पढ़ लो। नहीं भाई, चीजें हैं, कोई आपको आर्कियोलॉजिकल आपको चीज मिली, उसको जानना वो एक साइंस ही है कि उसके बारे में आप अच्छे से जान पाओ। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो ये जो पिक्चर दिख रही है आपको, ये हमारा नेशनल म्यूजियम है जो कि नई दिल्ली में है।
ठीक है, अगर आपने किसी ने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो कभी जाइए, जाके देख के आइए। चलिए इसके बारे में जानते हैं। नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, जैसा कि बताया, सच म्यूजियम प्रिजर्व ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द पास्ट सच एज स्टेच्यूज, coins and ornament, all of which help us understand our history। तो ऐसे संग्रहालयों में, ऐसे म्यूजियम में जो पास्ट से संबंधित चीजें होती हैं, जैसे कि मूर्ति हो गए, सिक्के हो गए, ऑर्नामेंट, आभूषण हो गए, उनको संरक्षित करके रखा जाता है, जो हमें उस समय के इतिहास को समझने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो द बिग क्वेश्चंस, अब बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। इस चैप्टर को पढ़ के हम किस किस क्वेश्चन के हमें आंसर मिलेंगे। हाउ डू वी मेजर हिस्टोरिकल टाइम, तो हम जो हिस्टोरिकल टाइम है, ऐतिहासिक काल है, उसकी गणना किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से उसको मेजर करते हैं। और हाउ कैन वेरियस सोर्सेस हेल्प अस अंडरस्टैंड हिस्ट्री, तो इतिहास को समझने के लिए, हिस्ट्री को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए जो डिफरेंट सोर्सेस हैं वो हमारी किस तरह से हेल्प करते हैं। कम टू थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड अर्ली ह्यूमंस लिव, और जो अर्ली ह्यूमंस थे, आदि मानव थे, वो किस प्रकार से रहते थे। तो चलिए जानते हैं इसको। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में किस प्रकार से जान सकते हैं, पास्ट का जो अध्ययन है वो किस प्रकार से करते हैं। तो थिंक अबाउट इट, आइए विचार करते हैं। व्हाट इज द अर्लीस्ट मेमोरी यू कैन रिकलेक्ट, तो आप अपनी जो सबसे पुरानी आपकी मेमोरी है, याद है, उसको आप रिकलेक्ट करिए और बताइए कौन सी है। डू यू रिमेंबर हाउ ओल्ड यू वर एट दैट टाइम, और क्या आपको याद है कि उस समय आपकी एज क्या थी। दोज मेमोरीज टुगेदर एज ए पार्ट ऑफ योर पास्ट मे बी गोइंग 5 और 6 ईयर्स बैक, तो ऑलमोस्ट जो आपकी ये मेमोरीज हैं वो 5 या 6 साल तक की ही होंगी। इससे ज़्यादा पुराना आपको याद किसी को भी बहुत अच्छे से याद नहीं रहता। कोई बहुत बड़ी घटना है तो भले ही याद रह जाए, बट 5-6 साल तक के बाद उससे पहले की चीज़ें बहुत आसानी से याद नहीं रहती हैं। हाउ डू यू थिंक अंडरस्टैंडिंग द पास्ट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द प्रेजेंट वर्ल्ड, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो अभी हमारा प्रेजेंट वर्ल्ड है, इसको समझने के लिए हमें पास्ट को समझना जरूरी है, और इससे हमें इसमें हेल्प मिलेगी प्रेजेंट को समझने में। तो हिस्ट्री, एज यू ऑल नो, द स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट। Now you will discover in science that the earth has a very long history, of which we humans occupy only a teeny part, the most recent one। तो आप जो आपकी साइंस की क्लासेस हैं उसमें आपको पता चलेगा कि जो हमारी अर्थ है वो उसका बहुत ही लंबी हिस्ट्री है, बहुत ही बड़ा इतिहास है उसका, जिसमें जो हम मानव हैं, हम ह्यूमन हैं, हमारा इतिहास बहुत ही नया है और बहुत ही छोटा सा भाग है इसका, क्योंकि बहुत बाद में जाके आदमी पृथ्वी पे आए, आदमी मतलब उपस्थित हुए। तो ये बहुत ही छोटा इतिहास है आदमियों का, लेकिन पृथ्वी का इतिहास इसकी अपेक्षा में बहुत बड़ा है। तो चलिए उसको जानते हैं। तो देखिए कौन कब आया, ये बड़े ही अच्छे से आपको देखिए टाइमलाइन पे समझाया गया है। यहाँ पे आपका जो अर्थ है, अर्थ बना, उसको माना गया है, ये जो दिया गया है आपको वो बिलियन ईयर्स में दिया गया। ये जो टाइम है यहाँ तक का, ये बिलियन ईयर्स तक का है, यानी कि 4.54 बिलियन ईयर्स एगो आपकी पृथ्वी बनी। ठीक है, वो कैसे बनी वो आप साइंस में जानोगे, वो आपको साइंस क्लासेस में अच्छे से बताएंगे कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, कैसे अर्थ बनी। अब आपके उस पर ऑक्सीजन, देखिए ये पहला फर्स्ट सेल है। फर्स्ट सेल कब डेवलप हुई, अराउंड ये 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, 3 बिलियन ईयर्स एगो से थोड़ा ज़्यादा। और फिर आपका एटमॉस्फेयर कब क्रिएट हुआ, 2.33। ठीक है, उसके बाद में आपके बैक्टीरिया पैदा हुए, फिर आपका स्पॉन्ज एंड फंजाई हुआ, फिर कोरल्स आए, फिर आपके इंसेक्ट्स आए, एम्फीबियंस आए। एम्फीबियंस आप जानते हो क्या होते हैं। फिर आपकी फिश वर्टेब्रेट्स आए, फिर शार्क आई। तो फिर क्या है आपके, फिर आए आपके रेप्टाइल्स, जैसे कि डायनासोर। जो आपने डायनासोर के बारे में सुना होगा कि डायनासोर हमारे अस्तित्व से बहुत पहले रहते थे। ठीक है, आपने सुना है ना। फिर बर्ड्स आई, फिर आए मैमल्स। ठीक है, मैमल्स मतलब स्तनपाई, जिनको
और फिर आया फ्लावर एंड बीज उसके बाद में। तो आप देखोगे कि ये टाइम जो है वो मिलियन ईयर्स में चल रहा है, ये बिलियन में है, ये मिलियन में है, ठीक है। अब आते हैं ईयर्स में। ये जो ग्रीन टाइम है, ये पीरियड है, ये है ईयर्स एगो वाला। तो सबसे पहले प्राइमेट्स जो आदि मानव है, आदि मानव कब आए? ये देखिए अराउंड 1 करोड़ ईयर्स एगो। अब फायर का डिस्कवरी कब हुई? अराउंड 10 लाख ईयर्स एगो। होमोसेपियंस कब आए? अराउंड 3 लाख ईयर्स एगो। और लिखना कब सीखे हम? सबसे जरूरी चीज है कि हम लिखना कब सीखे। ओनली 6500 ईयर्स एगो, ठीक है। तो ये होमोसेपियंस क्या है? आधुनिक मानव, जो आज का मानव है उसकी एक प्रजाति, जिससे आज का मानव का हम उदय मानते हैं, ये है होमोसेपियंस। तो इसको आप बड़े अच्छे से देखिए, इसकी बहुत सारी चीजें आपको साइंस बुक में कवर होंगी कि कौन सी चीजें कब आई, कैसे। उसके आपकी इसी बुक में आगे बिग बैंग थ्योरी रहेगी, उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है, कि ये अर्थ कैसे बनी, कैसे महासागर बने, कैसे स्थल बने इस पे, वो सब चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनी पीपल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। तो बहुत सारे अनेक लोग जो हमारी अर्थ है इसकी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। सम ऑफ देम आर ट्रेन्ड टू अनकवर द secrets left beneath the earth's surface and help us learn about its past and also our past। तो उनमें से कुछ लोग क्या है कि जो हमारी अर्थ की सरफेस है उसके नीचे के जो रहस्य हैं उनको जानने के लिए ट्रेंड होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं। तो इस तरह वे पृथ्वी के पास्ट के साथ ही हमारे प्रेजेंट को, नहीं सॉरी, पृथ्वी के पास्ट के साथ हमारे पास्ट को भी समझने में हेल्प करते हैं। इससे पृथ्वी का तो पास्ट हमें पता चलता ही है, बट साथ साथ हमें हमारा भी पास्ट पता चलता है ना कि ह्यूमंस का पास्ट क्या था। नो कम टू जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट होते हैं भूविज्ञानी, जो अर्थ के पार्ट्स की वो करते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि ये कितना पुराना है। दूसरा आ गया पैलियोनोलॉजिस्ट, पैलियोंटोलॉजिस्ट। ये होते हैं जीवाश्म विज्ञानी, कोई पुराना जीवाश्म पड़ा है उसके बारे में ये पता लगाते हैं कि किसका है, ये कितने साल पुराना है, वो कैसा वो जानवर रहा होगा या इंसान रहा होगा। थर्ड वन इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं मानव विज्ञानी, जो पुराने से पुराना मानव है उसने कैसे खाना, रहना, चलना, उठना, बैठना, ये सब चीजें कैसे सीखी, कैसे वो सभ्य बना। और एक होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, जो होते हैं पुरातत्व विज्ञानी, ठीक है, जो किसी भी चीज की कार्बन डेटिंग करेंगे, उसका पता करेंगे कि भाई ये कितना पुराना है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। तो जो चीजें जैसे किसी मान लो कोई बिल्डिंग बनी हुई थी वहां पे अब उसके अवशेष बचे हैं, उनको ये करते हैं। मतलब जो चीज आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब ये हो गया कि जो आर्किटेक्चर बना उसके बारे में पता करते हैं। और जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो अर्थ के, वो किसी के द्वारा बनाई गई चीज का नहीं, अर्थ के अंदर जो मटेरियल है उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसमें आप थोड़ा सा डिफरेंस देखना कि क्या है। तो आई थिंक कि आपको आर्कियोलॉजिस्ट में और जियोलॉजिस्ट में डिफरेंस पता चल गया होगा कि आर्कियोलॉजिस्ट वे होते हैं जो किसी इंसान द्वारा बनाई गई इमारत का, आर्किटेक्चर का, उसके बारे में जानते हैं कि कहाँ से मिट्टी लाई गई, कब बनाई गई, कैसे बनाई गई। और जियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो अर्थ है हमारी, अर्थ की सरफेसेस के बारे में वो जानते हैं। तो ये बड़े सिमिलर से वर्ड हैं बट इनमें काफी डिफरेंस है। नाउ ऑब्जर्व दीज 4 पिक्चर एंड द एक्टिविटीज इन्वॉल्व। अब जो ऊपर चारों पिक्चर दी गई हैं आपको, उनकी आप जो वे क्या कर रहे हैं उसको जानिए, वो क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। फ्रॉम टॉप लेफ्ट, टॉप लेफ्ट। अब सबसे जियोलॉजिस्ट से स्टार्ट करते हैं। स्टडी द फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ। जैसा कि मैंने बताया, ये पृथ्वी के जो फिजिकल फीचर होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। लाइक द सोयल, स्टोन, हिल्स, माउंटेन, रिवर, सीज, ओशन एंड अदर सच पार्ट्स ऑफ द अर्थ। तो ये किस किस का? पृथ्वी पे सोयल हो गई, स्टोन हो गए, हिल हो गए, माउंटेन, रिवर, इस तरह की जितनी मतलब नेचुरल चीजें हैं, ये केवल उनके बारे में स्टडी करते हैं। अब दूसरा आ गया पैलियोंटोलॉजिस्ट। पैलियोंटोलॉजिस्ट क्या होते हैं? ये होते हैं जीवाश्म विज्ञानी। कोई पुराना जीवाश्म है
तो उसके बारे में जानते हैं। स्टडी द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। तो देखिए, अगर हम जीवाश्म की बात करेंगे, जीवाश्म मतलब जो कभी जिंदा था, उसके जो अंश हैं वे बचते हैं जीवाश्म। ठीक है। अब वो जीवन किस किस में था? जीवन तो पहले से ही प्लांट्स में, या तो प्लांट्स में रहा है, या एनिमल्स में था, या फिर ह्यूमन में था। तो इसी की स्टडी करते हैं ये, कि जो करोड़ों साल पहले के पेड़ थे, पशु थे, मानव थे, उनके जो अवशेष बचे हुए हैं उनकी ये स्टडी करते हैं, फॉसिल्स की। तो थर्ड वन इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो मानव विज्ञानी क्या होते हैं? तो जैसा मैंने बताया था कि स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर फ्रॉम द ओल्डेस्ट टाइम टू द प्रेजेंट। तो ये क्या करते हैं? मानव समाज जितने भी होते हैं, वहाँ की संस्कृति होती है जो पास्ट से लेकर आज तक, कोई जरूरी नहीं कि पास्ट का ही हो, आज भी वो आज तक के लोगों का भी उसमें अध्ययन करते हैं। अब बात आई आर्कियोलॉजिस्ट। जैसा मैंने आपको बोला था कि जो स्टडी द पास्ट बाय डिगिंग अप रिमेन्स दैट पीपल, प्लांट एंड एनिमल लेफ्ट बिहाइंड, सच ए टूल, पोट्स, बेड्स, फ्रेगरेंस, टॉयज, बोन्स, टीथ ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस, बर्न्ड ग्रेन्स, पार्ट ऑफ हाउस, ब्रिक्स एमंग अदर्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये सारी की सारी जो चीजें, या मानव हो, पौधे हो, पशु हो, अपने पीछे छोड़ के चले गए, इनको अवशेष, जैसे कि कोई उपकरण हो गया, घड़े हो गए, कोई पात्र हो गया, मनके हो गए, मूर्ति, खिलौने, हड्डियां पशुओं के, मानव हो गए, दांत हो गए, जले हुए अनाज हो गए, घर की ईंटें हो गई, ठीक है, या किसी वस्तु का खुदाई करते हुए। तो ये क्या करते हैं? किसी वस्तु की खुदाई या किसी दूसरी चीजों की खुदाई करते हुए उसके पास्ट को जानते हैं कि ये कब के समय की है, और क्या उस समय के लोग कैसे इसको यूज करते थे। नाउ कम टू फोसिल्स। फोसिल्स बोलते हैं जीव आश्म। जैसा मैंने जीवाश्म का आपको बताया भी है। तो इंप्रेशंस ऑफ द फुटप्रिंट्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल दैट आर फाउंड प्रिजर्व विद इन लेयर ऑफ सोयल और रॉक्स। तो ये उन जीव जंतुओं के पद चिन्ह, पैरों के निशान, या पौधों के अवशेष, या चिन्ह जो कि मिट्टी थी या शिलाएं थी, उनकी परतों के बीच में संरक्षित पाए जाते हैं। ये कहीं ऐसी जगह पे जहां पे वो आज भी मतलब प्रिजर्व्ड है, संरक्षित है। तो ये वो होते हैं जीवाश्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू हाउ इज टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री। तो इतिहास में हमारे जो टाइम है उसकी कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं हम? जानते हैं ना कि कोई चीज 1000 साल पुरानी थी, या 2000 साल पुरानी थी, 5000 साल पुरानी थी, तो उसको कैसे जानते हैं? चलिए बच्चों, इसको पढ़ेंगे आगे। ईच सोसाइटी एंड कल्चर हैज हैड इट्स ओन वेज ऑफ मेजरिंग टाइम। तो हर एक सोसाइटी, हर एक कल्चर, प्रत्येक समाज और प्रत्येक संस्कृति के पास समय की गणना करने की अपनी अलग अलग तरीके, वेज क्या होते हैं? तरीके या प्रणाली आप कह सकते हैं, ज्यादा शुद्ध हिंदी में, होते रहे हैं कि किसने कैसे किया। तो मेजर इवेंट्स सच है द बर्थ ऑफ एन इंपोर्टेंट पर्सन और स्टार्ट ऑफ ए रूलर्स रेन हैव ऑफन मार्क द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा। तो पहले समय से ही जो मेन इवेंट्स होते थे, प्रमुख घटनाएं होती थी, किसी व्यक्ति विशेष, ठीक है, जो कि कोई मान लो इंपोर्टेंट आदमी है या कोई रूलर है, तो उसका शासन कब से प्रारंभ हुआ, तो उसी को एक नए युग का आरंभ माना जाता रहा है पहले टाइम से ही। तो इरा क्या होती है? ए डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो समय का एक निश्चित कालखंड, किसी भी समय का एक निश्चित बिल्कुल डिस्टिंक्ट पीरियड, पार्ट टाइम का, उसको बोलते हैं इरा। नाउ एट प्रेजेंट द ग्रेगोरियन calendar is commonly used worldwide side by side. Hindu, Muslim, Jewish, Chinese and other calendar are also used for calculating the dates of festivals and other auspicious events. तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो आज के समय में आप पूरे संसार में लोग कैलेंडर यूज कर रहे हैं, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो आपके घर में नॉर्मल कैलेंडर आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके साथ ही त्योहारों की तिथियों की गणना और किसी दूसरे मांगलिक मतलब अच्छे काम के लिए, कार्यों के लिए हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, चीनी आदि अलग अलग तिथि पत्र भी उपयोग होते हैं। तो आपने देखा होगा, आपके घर में भी हो सकता है। ऑलमोस्ट सभी इंडिया में सभी अपने घर में 2 कैलेंडर रखते हैं। एक तो नॉर्मल कैलेंडर होता है जो कि स्टैंडर्ड कैलेंडर है पूरे वर्ल्ड वाइड, जिसको कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, और एक होता है हमारा तिथि का कैलेंडर, जिसमें जो हमारे चंद्रमास के हिसाब से हम चलते हैं, जिसमें कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष होता है।
एकादशी द्वादशी ऐसे आप कैलेंडर में देखना ट्राई करके, अगर आपके पास ये है तो उसको पढ़ के आप ट्राई करना। नाउ कम टू ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या है, कैसे है। द कैलेंडर नाउ यूज द वर्ड ओवर इट। तो ये जो कैलेंडर है इसका उपयोग पूरे संसार में होता है। इट हैज 12 मंथ एडिंग अप टू 35 डेज, 365 डेज। तो इसमें क्या होते हैं, 12 महीने मिलकर 365 डेज बनाते हैं। एंड लीप ईयर एवरी 4 ईयर्स। आप सबको पता है कि हर 4 साल के बाद में एक लीप ईयर होता है। लीप ईयर का मतलब होता है कि जब फरवरी 29 डेज की हो। और उस लीप ईयर का आप पता कैसे करते हैं, चलिए मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन बता देता हूँ। किसी भी ईयर को आप 4 से डिवाइड करेंगे, अगर आपके पास में कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है तो इसका मतलब कि उस साल में जो फरवरी होगी वो लीप ईयर रहेगी, मतलब 29 डेज की होगी। और अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हो उस साल को, सन को, ईयर को, और आपके पास में कुछ भी रिमाइंडर बच रहा है, यही बचेगा, इधर 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा। जब 4th आएगा तो आपका फिर 0 हो जाएगा रिमाइंडर। तो इसका मतलब उनमें फरवरी आपकी 28 डेज की रहेगी, साल होगा आपका 365 डेज का। और जब आपकी फरवरी 29 डेज की होगी लीप ईयर में, आपका कैलेंडर में दिन हो जाएंगे 366 डेज। ठीक है। अब वो 4 सालों में जाके एक दिन कैसे बनता है, कैसे बढ़ता है, उसके बारे में हम साइंस में अच्छे से समझेंगे कि कैसे ये डेली हमारी कुछ मिनटें होती हैं, वे मिनटें धीरे धीरे साल में जाके 6 घंटे हो जाती हैं। पहले सेकंड होती है, सेकंड की मिनटें बनती हैं, मिनटों के घंटे बनती हैं, साल में जाके हर साल 6 घंटे हमारे जुड़ते हैं। वे 6 घंटे जुड़ के 4 साल में 6 4 24 आवर्स जब वे कंप्लीट होते हैं तो तब जाके आपका पूरा एक दिन वो बन पाता है 4 साल में। तो उसको पता कैसे करते हैं कौन सा लीफ ईयर है, वो मैंने आपको बता दिया अच्छे से कि आप ईयर को 4 से डिवाइड कर दो। अगर कुछ भी आपके पास में रिमाइंडर नहीं बच रहा है, इट मीन्स दैट ईयर विल बी द लीप ईयर। एज एग्जाम्पल 2020 2020 क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से डिवाइड 505 आएगा, कंप्लीट डिवाइड हो गया, कोई वो नहीं बचा रिमाइंडर, तो लीप ईयर था। 2024 2024 ये भी लीप ईयर रहेगा क्योंकि 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 506 हो जाएगा। तो इस तरह से अभी 2028 रहेगा लीप ईयर, जिसमें फरवरी 29 डेज की होगी। हाउएवर सेंचुरी ईयर्स फॉर एग्जांपल 1800 1900 2000 आर लीप ईयर्स ओनली इफ दे आर मल्टीपल ऑफ 400। देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर ये 400 से डिवाइड हो सकते हो, बट ऐसा नहीं है, 4 से डिवाइड होते हैं। तो क्योंकि इसमें तो केवल इन्होंने बताया कि लीप ईयर 1800 1900 2000 ही हुआ। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। आपका 2020 भी लीप ईयर था, 2024 भी लीप ईयर था, आप कैलेंडर उठा के देख सकते हैं। और 2028 भी आपका लीप ईयर रहेगा। इन द 3 सेंचुरी ईयर्स अबव ओनली 2000 इज ए लीप ईयर। तो ये कह रहे हैं कि इन शताब्दी वर्षों में से केवल 2000 ही लीप वर्ष होगा। तो इन्होंने मतलब पूरा वैसे बताया है कि इसमें सेंचुरी में से किसको कैलकुलेट करेंगे, बट ऐसा नहीं है। आप 4 से डिवाइड करोगे वो हर एक आपका लीप ईयर आएगा। In the West, the conventional year for Jesus Christ's birth has generally been taken to the starting point for this calendar. तो जो वेस्ट है, पश्चिम है, जिसको हम पश्चिमी दुनिया बोलते हैं, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, जनरली जो जीसस क्राइस्ट है उनके जन्म से ही इस कैलेंडर को स्टार्टिंग माना जाता है कि जब उनका जन्म हुआ था तभी से कैलेंडर स्टार्ट किया। यू आर काउंटेड forward from this point and used to mark with AD, that called an abbreviation for a Latin phrase that refers to the years after Jesus birth। तो इसमें आपको जो कैलकुलेशन होती है फॉरवर्ड कैलकुलेशन होती है। ठीक है, कि 1 2 3, 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे। तो इसे अंग्रेजी में हम AD से शो करते हैं, जो हम लिखेंगे 2020 AD। अब ये होता क्या है एडी, तो एडी क्या है कि लैटिन भाषा का शब्द है शॉर्ट में, तो जिसको जो ईसा के, जो जीसस क्राइस्ट थे, उनके जन्म के बाद के वर्षों को ये मार्क करता है। हाउएवर दिस इज नाउ कॉल्ड द कॉमन एरा।
तो परंतु अब पूरे संसार में इसको अभी के टाइम में सी कॉमन एरा कहा जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल 1947 द ईयर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस कैन बी रिटन एज 1947 AD, समटाइम्स AD 1947 और 1947 CE। तो एग्जाम्पल के लिए आप समझ लिए कि भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था, उसने इंडिपेंडेंस गेन की थी, तो इसे 1947 AD या फिर कुछ बार इसको ईस्वी सन AD 1947 या फिर 1947 कॉमन एरा CE लिख सकते हैं। आप कुछ भी लिखो, तीनों सही है। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि नंबर के पीछे ऐसे AD लिखा रहेगा, BC तो आपको पता है बिफोर कॉमन एरा, CE लिखा रहेगा। तो इसका मतलब क्या है वो आपको समझाया जा रहा है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप अच्छे से किसी भी टाइम डेट को पढ़ सकें। Now similarly the years before the conventional date for the birth of Jesus are counted backward, used to be marked with BC, that is before Christ। तो इसी तरह से जो ईसा मसीह थे, जीसस क्राइस्ट थे, उनके जन्म से जो जितनी भी पहले के ईयर हैं उनको हम उल्टा काउंट करते हैं कि -1 से स्टार्ट करते हैं, -1, -2, -3, इस तरह से, मतलब उल्टी काउंटिंग चलती है। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, BC कहते हैं कि बिफोर क्राइस्ट या BC, बिफोर कॉमन एरा। दे आर नाउ कॉल्ड बिफोर कॉमन एरा और BC। For example, 560 BC is an appropriate year of the birth of Gautam Buddha। तो ये क्या बोला गया इसमें कि एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया गया है कि जो गौतम बुद्ध थे, ठीक है, उनका जन्म आज से 560 बिफोर कॉमन ईरा, 560 साल बिफोर कॉमन ईरा से 560 साल पहले उनका जन्म, अनुमानित तिथि है कि तब उनका जन्म हुआ था। तो क्या आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि उनका जन्म आज से कितने साल पहले हुआ था? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका अभी ईयर क्या है 2025 प्लस उसमें जो ये पुरानी डेट है, क्योंकि जी ये पीछे की है, इसे 560 को आप ऐड कर दोगे, जो भी आएगा आपका वो आज से, उसको आप कैलकुलेट करोगे कि आज से वो कितने साल पहले हुए थे, क्योंकि इसको तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा। तो 2585 ईयर्स एगो उनका जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म आज से, अगर आज से आप कैलकुलेट करोगे तो, क्योंकि ये यहाँ से फॉरवर्ड काउंटिंग हो रही है 0 से, ये फॉरवर्ड काउंटिंग में है और ये रिवर्स काउंटिंग में है, तो उसी का अंतर ही आपको समझाया गया कि इसमें आपके ईयर्स ऐड हो जाते हैं। तो अब एक चीज और समझ लेते हैं, ऑस्पिशियस क्या होता है? मांगलिक होता है जनरली। तो फेवरेबल और ब्रिंगिंग लक, फॉर इंस्टेंस एन ऑस्पिशियस बिगनिंग। तो इसको आप अनुकूल भी बोल सकते हो, भाग्य लाने वाला शुभ समय भी कह सकते हो। मांगलिक मतलब बहुत अच्छा समय। और एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एक मांगलिक शुरुआत, ऑस्पिशियस बिगनिंग। नाउ कम टू फर्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ रॉक आर्ट इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में जो रॉक आर्ट है उसका पहला एग्जाम्पल कब मिलता है हमें? 40,000 BC। ठीक है, देखो कब से कितना पुराना है कि जब रॉक आर्ट वहां के जो उस समय में जो ह्यूमन रहे होंगे उन्होंने रॉक आर्ट 40,000 BC में सबसे पहली की थी, जिसके हमें साक्ष्य मिलते हैं। तो आज से बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40,000 प्लस 2025, अगर आज से कैलकुलेट करेंगे तो, क्योंकि ये 0 से कैलकुलेट किया है, तो आज से हो जाएगा 42,025 अराउंड। तो आइस एज कब थी? आइस एज थी 14,000 BC, और आज से कैलकुलेशन करोगे तो अराउंड 16,000 BC। तो इस तरह से, तो ये पूरा हम कवर कर चुके हैं। कैलकुलेट हाउ मेनी ईयर्स एगो दैट वाज, जो आपको बता दिया मैंने कि कितना। नाउ कम टू लेट अस एक्सप्लोर। तो लेट अस एक्सप्लोर करते हैं, आइए पता लगाएं। सच कैलकुलेशंस आर सिंपल बट देयर इज ए कैच। तो इस तरह की जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसान है, होती है, लेकिन इनमें एक समस्या रहती है, एक प्रॉब्लम होती है। इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर देयर इज नो ईयर 0।
जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें कोई भी साल जीरो के रूप में नहीं दर्शाया गया कि भाई ये जीरो है। द ईयर 1 CE follows immediately the year 1 BCE। तो जो 1 CE है, 1 कॉमन एरा है, वो जस्ट 1 BCE के तुरंत बाद आती है। तो मतलब जीरो तो आया ही नहीं। जब आप नंबर लाइन पे चलते हैं माइनस से, मान लो ये -1 है, तो अब क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए, तभी तो आपका +1 आना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हुआ कि ये प्लेस मिस हो गया, सीधा आप यहाँ से यहाँ आ जाते हैं। समझाने की बात ये है। ड्रॉ ए सिंपल टाइमलाइन मार्किंग एवरी ईयर फ्रॉम 2 BCE टू 2 CE। तो 1 मैंने दिखा दिया, 2 से करना है तो -2 कर दीजिए, -2 -1 +2। ये सब हो गए आपके BCE और ये हो गए आपके CE। You will see that because of the absence of year 0, only 3 years have passed between those two dates। तो इस तरह आप देखोगे कि आपके इसमें केवल 3 ही साल पास हुए, ठीक है, क्योंकि जीरो यहां पे अवेलेबल नहीं है। So to calculate the number of year between a BCE date and CE date, you should add them but subtract 1 in the above case, that is 2 + 2 - 1। तो आपको 2 साल इधर के हो गए, 2 साल तो ये हो गए, 2 साल ये हो गए, तो 2 + 2, लेकिन जीरो का आपको माइनस करना पड़ेगा कि 2 से 2 2 2 2 4 -1 3। तो किसी भी BC में, BC की डेट में और CE की डेट के बीच की जब आप गणना करते हैं, मतलब कैलकुलेशन करते हो समय में, तो हमेशा उसमें क्या करो, दोनों को जोड़ के उनमें से एक को आप घटा दो, 1 को। तो जैसे आपने मान लो ये 560 BCE की बात हम कर रहे थे कि 560 BCE, ठीक है। तो इसमें अब एक्चुअल क्या आएगा आपका, था अभी 2025, तो इसको दोनों को इनको प्लस करोगे और उसमें से 1 को माइनस कर दोगे, जो आपका रिजल्ट आएगा। तो क्या हो जाएगा 17,000, ये 7,000, सॉरी 2,584, ये आएगा ना -1 करने पे। तो 2,584 2584 ईयर्स एगो हुए थे वो एक्चुअल में। तो प्रैक्टिस ए फ्यू एग्जाम्पल विद योर क्लासमेट्स। तो आपको अपने क्लासमेट्स के साथ में ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जाम्पल, टू रिटर्न द क्वेश्चन अबाउट द बुद्धा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये चीज आपको कवर कर दी है, ठीक है। ये 2024 से लिया है क्योंकि बुक 2024 में प्रिंट हुई थी, बट हमने 2025 से लिया, इसलिए 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो चलिए, आपके इस पेज पे बड़ी ही इंटरेस्टिंग टाइमलाइन दी गई है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। तो जो 1200 BC था वो एंड ऑफ लास्ट आइस एज, जो आइस आपने आइस एज थी अपने अर्थ पे, उसका ये एंड था, ठीक है। अब 10,000 BC है, तो 8,000 BC में क्या हुआ, ये बड़ी अच्छा इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट सेटलमेंट्स एंड बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। तो फर्स्ट सेटलमेंट मतलब लोगों ने फर्स्ट टाइम एक जगह रहना शुरू किया और एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। नाउ कम टू 6,000 BC, पोट्री टेक्नोलॉजी इन इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीक आई कि कैसे मिट्टी के बर्तन बनाने हैं। अब इससे थोड़ा सा पहले 4,000 BC से देखिए, द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिटी इन मेसोपोटामिया। पूरे संसार के जो पहली सिटी थी मेसोपोटामिया में, उसका उदय यहाँ पे देखा जाता है। अब 4,000 BC से बाकी थोड़ा सा पहले, एग्जैक्ट डेट्स आपको बाद में मिल जाएंगी इनकी, बिगनिंग ऑफ कॉपर मेटलर्जी। तो जो तांबे का यूज था उसको यूज करने का, धातु कर्म का आरंभ यहाँ पर हुआ कि कैसे यूज करना है, कैसे उसके औजार बनाने हैं। नाउ कम टू बिफोर 2000 BC। तो ये था इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो वो इस समय में हुई थी। अब बर्थ ऑफ बुद्धा आ गया, ये देखिए। तो यहाँ पर ये जीरो है एक्चुअली। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट बुद्धा का बर्थ, फिर बुद्धा के बाद अशोक हुए थे, और अशोक के भी बाद तब बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिसको हमने फर्स्ट CE माना है, फर्स्ट कॉमन एरा। और अभी हम चल रहे हैं यहाँ पर,
2000 CE। तो इसे थोड़ा बहुत आगे यहाँ पर समवाट के 2025 बहुत जरा सा। नाउ वी आर हेयर। तो ये पूरी टाइमलाइन आपको दी गई है, बड़े अच्छे से समझाई गई है। इसको आप बार बार देखिए और समझने की कोशिश करिए। और ये सबसे आसान तरीका होता है हिस्ट्री में आपको टाइमलाइन बना के उस पर टाइमलाइन पे चीजें लिख के उसको लर्न कर रिमेम्बर करने का और फ्यूचर के लिए भी उसको याद रखने का। एक टाइमलाइन सीधा फिगर जैसा कि आपने देखा है इज ए कन्वीनियंट tool to mark such events as it show a sequence of dates and events covering any particular period। तो किसी भी समय के पर्टिकुलर पीरियड की घटनाओं को मार्क करने के लिए आपको टाइमलाइन बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट टूल है, यानी सुविधाजनक टूल है आपके लिए, उपकरण है। ठीक है, क्योंकि ये किसी भी समय के विशेष अवधि के तिथि के घटनाओं के पूरे उसको एकदम से पर्टिकुलर पीरियड के जितने भी इवेंट्स उसमें हुए हैं उनको अच्छे से कवर करता है। It run from the beginning of humanity to present with a few important landmarks। तो यहां पर जो आपको ये सिंपल टाइमलाइन दिखाई गई है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता के शुरुआत से ली गई है। आपको शुरुआत से दिखा दी ना, आइस एज के बाद में जब से मानव सभ्यता स्टार्ट हुई, उन्होंने बसना शुरू किया तो तभी ये सभ्यता स्टार्ट मानी जाएगी। और अब तक की प्रेजेंट तक का दिखाया गया। नोट दैट द डॉटेड पोर्शन मार्क एज स्किप पीरियड, अदरवाइज द टाइमलाइन वर्ड हैव टू ऑलमोस्ट 3 मीटर्स लॉन्ग। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि जो समय रेखा है उस पर आपको डॉट लगे हैं, डॉटों से आपको मेन इवेंट्स को मार्क किया गया है डॉट से। ठीक है, और आपको ये एक चीज ध्यान रखनी है कि जो ये आपकी टाइमलाइन है इस पर जो डॉट्स के बीच में हिस्से छोड़े गए हैं वो भी टाइम ही है, ऐसा नहीं है कि वो टाइम नहीं है। अगर उसमें सारी चीजें कवर करते, सबको अच्छे से शो करते, तो ये जो टाइम लाइन है वो कह रहे हैं कि कम से कम 3 मीटर लंबी हो जाती इतना ही शो करने में। इसीलिए वो एक जस्ट मोटा मोटा सा दिखा के आपको समझाया गया है। आप उसको अच्छे से चाहे तो बना सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर। A timeline also help in understanding the order in which the historical events take place। तो जैसा आपको बताया है मैंने कि कोई भी एक टाइमलाइन जो होती है वो हमें जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होती हैं उनको पूरी एक सीरीज में समझाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं समझने में। फॉर एग्जाम्पल, इवन विदाउट लुकिंग एट डेट्स यू कैन नाउ सी द बर्थ ऑफ बुद्धा अकर्स बिफोर दैट ऑफ जीसस। तो बिना आप टाइम कब जाने कि कब हुआ, आप केवल टाइमलाइन से ही पता कर सकते हैं कि बुद्धा का जन्म जो है वो जीसस से पहले हुआ था। ठीक है, भले ही आपको बर्थ ईयर याद नहीं है बट आप ये तो कह सकते हो कि हाँ बुद्धा जीसस से पुराने हैं। नाउ डोंट मिस आउट। तो आपको ये मिस नहीं करना है, ध्यान रखना है। अलोंग विद ए ईयर एंड ए डिकेड, ए पीरियड ऑफ 10 years वी ऑफन यूज अदर टर्म्स टू अंडरस्टैंड लॉन्गर ड्यूरेशंस ऑफ टाइम। तो किसी साल को या पूरे एक दशक को, जिसको 10 साल कहते हैं, के साथ ही जो हिस्ट्री होती है उसमें लंबे लंबे समय का भी हम लंबे समय की भी हम स्टडी करते हैं। और इसके लिए हम दो चीजों और अलग से दो चीजों को भी यूज करते हैं। टू ऑफ दीज आर क्वाइट कॉमनली यूज वाइल व्हेन लर्निंग अबाउट हिस्ट्री। तो इसके अलावा दो अलग विशेष शब्दों का भी हम यूज करते हैं। जैसे आपने वर्ष हो गया, भाई ईयर और डिकेड तो आप यूज करते ही हो जनरली, डिकेड होती है 10 years की। लेकिन इसके अलावा दो चीजों का हम और यूज करते हैं। क्या है वो है एक है सेंचुरी। सेंचुरी से आप सबको पता चल गया होगा, क्रिकेट आप सब देखते होंगे कि 100 शताब्दी, इट इज एन पीरियड ऑफ 100 years। एज यू नो, इन हिस्ट्री स्पेसिफिक सेंचुरीज आर काउंटेड एवरी 100 years स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 1 CE। तो जो हिस्ट्री होती है उसमें 1 CE से लेकर हर एक 100 years पर इसकी कैलकुलेशन की जाती है। फॉर इंस्टेंस, वी आर करंटली इन द 21st century। तो अगर उससे 1 से स्टार्ट करेंगे तो अभी 21st ही चल रही है ना, 21st century CE which runs from 2001 to 2100। तो ये आपकी 21st century है जिसको आप 21st century बोलते हो। आपने सुना भी होगा कि वी आर लिव्ड इन 21st century, बार 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 बार, तो वो इसीलिए है। चलिए अब दूसरी चीज जानते हैं किसमें और हम हिस्ट्री की कैलकुलेशन करते हैं।
द सेंचुरीज BC आर कैलकुलेटेड beginning from the year 1 BC and keep going back in टाइम। तो इसी तरह से सेंचुरीज BC चलती है। ये तो सेंचुरीज सी की बात करी हमने, सेंचुरीज कॉमन एरा में। एक बिफोर कॉमन एरा, तो उसको उल्टा उल्टा पढ़ेंगे, ठीक है। 1 BC से बैकवर्ड चलेगी वो वापस। फॉर एग्जाम्पल द थर्ड सेंचुरी BC वुड इंक्लूड द ईयर्स 300 BC टू 201 BC। देखिए, अगर आप दोनों में आपको डिफरेंस अब पता चल गया होगा कि अगर आप थर्ड सेंचुरी की बात करोगे, ठीक है, थर्ड सेंचुरी CE की, थर्ड सेंचुरी कॉमन एरा, तो थर्ड सेंचुरी कॉमन एरा आपकी कहां से स्टार्ट होगी? 201 से 300 CE। बट अगर आप बात करोगे थर्ड सेंचुरी किसकी? BCE की, तो ये उल्टी चलेगी। ये कहां से शुरू होगी? यहां से 300 से शुरू होगी और कहां तक चलेगी? 201 तक चलेगी। समझ गए आप इसमें उल्टा क्यों दिखाया गया है? इसे ऐसी होती है, आपने पढ़ाई है ये। नाउ कम टू मिलेनियम। तो मिलेनियम होता है सहस्त्राब्दी, मतलब 1000 साल। इट इज एन पीरियड ऑफ 1000 ईयर इन हिस्ट्री। स्पेसिफिक सेंचुरीज आर काउंटेड एवरी 1000 ईयर्स फ्रॉम द 1 CE। तो फर्स्ट CE से हर 1000 साल बाद पे एक मिलेनियम को हम काउंट करते हैं कि भाई 1 मिलेनियम हो गया, 2 मिलेनियम हो गया, हर 1000 साल को। फॉर इंस्टेंस वी आर करंटली इन द थर्ड मिलेनियम CE विच बिगेन इन 2001 CE एंड विल गो अप टू 3000। जैसे कि आपने सेंचुरी पढ़ी है, इसी तरह से सेम ये आपका मिलेनियम भी चलेगा, 2001 से लेकर 3000 तक होगा। और इसका उल्टा, अब अगर BC में आप जाओगे तो BC में आपका बैकवर्ड चलेगा। अगर फर्स्ट मिलेनियम BC की हम बात करेंगे तो ये कहाँ से होगा? ये फर्स्ट BC से शुरू होगा और 1000 BC तक रहेगा। नहीं सॉरी, ये 1000 BC से तो उल्टा चलेगा ना, तो उधर से शुरू होगा। बट इसमें काउंटिंग वही होता है ना, बैकवर्ड होगी, तो 1000 से लेके 1 तक हम आएंगे। इन द टाइमलाइन गिवन इन पेज 60 to 63 कैन यू मार्क द बिगिनिंग ऑफ 8th मिलेनियम BC। तो जो आपको टाइमलाइन दे रखी है ऊपर, उसमें जो आपकी 8th मिलेनियम BC है उसको आप मार्क करिए, आराम से मार्क कर लेंगे आप, ठीक है, जहाँ पे आपका एग्रीकल्चर और स्थायी निवास का स्टार्ट हुआ था। इन इंग्लिश द प्लूरल ऑफ मिलेनियम इज मिलेनियम्स और मिलेनिया, बोथ आर करेक्ट। तो अंग्रेजी में बता रहे हैं ये कि आप चाहे मिलेनियम बोलो, मिलेनिया बोलो, मिलेनियस बोलो, सब एक ही हैं और सब सही हैं। नाउ लेट अस एक्सप्लोर। क्रिएट ए टाइमलाइन stretching from 1900 CE to current year and place the dates of birth of your grandparents, parents, siblings, yourself। तो आपको अब 1900 CE से लेके आज तक की टाइमलाइन बनानी है, तो आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। और उस पर आपको टाइमलाइन पे किसी का दिखाना है? अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, पेरेंट्स का, आपका बर्थ, सबका आपको शो करना है। आल्सो मार्क द ईयर्स दैट 20th century CE begins with and end with। तो आपको इसमें 20th सेंचुरी को बिगिन भी दिखाना है कि यहाँ पे स्टार्ट होती है, और उसका एंड भी कि कहाँ पे जाके वो खत्म होती है। तो इसका मतलब आपको आगे तक वो बनानी है। कहाँ तक बनेगी आपकी? ये बनेगी आपकी 2100 तक, क्योंकि वहां तक रहेगी आपकी 21st सेंचुरी। सॉरी, ये तो 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं ना, तो 2000 पे आपकी 20th सेंचुरी खत्म हो जाएगी 1900 से लेके। मैंने आपको 21st सेंचुरी बताई थी। डोंट मिस आउट। डू यू नो हाउ कैलेंडर्स हैव बीन ट्रेडिशनली मेड इन इंडिया। तो क्या आप जानते हैं कि भारत में जो हमारे ट्रेडिशनल कैलेंडर हैं उनको किस तरह से बनाया जाता है? मैनी इंडियन कैलेंडर रिलाई ऑन द पोजिशन ऑफ द सन एंड द मून टू डिफाइन मंथ्स ऑफ द ईयर। तो बहुत सारे जो हमारे इंडियन कैलेंडर हैं वे महीनों और दिनों के जो निर्धारण करते हैं उसके लिए सन या फिर मून की स्थिति पर निर्भर करते हैं कि उनकी पोजीशन क्या है। ए पंचांग इज ए बुक ऑफ टेबल विच लिस्ट द डेज ऑफ ईच मंथ along with related astronomical data. For instance, it precisely predict events like solar, lunar eclipse, times for sunrise and sunset, etc. तो अब इसमें बताया गया है कि जो पंचांग होता है, एक पंचांग क्या होता है? ये पूरी की पूरी जो टेबल ऑफ बुक होती है, एक बुक टेबल की तरह होती है,
जिसमें हर एक महीने के साथ साथ उसमें जो ये है आपके एस्ट्रोनॉमिकल डाटा है वो भी होते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए कब आपका सूर्य ग्रहण होगा, कब आपका चंद्र ग्रहण होगा, किस समय में सूर्य आपका उगेगा, किस समय में सूर्य आपका डूबेगा, ये सारी घटनाएं उसमें बिल्कुल सटीक तरीके से कैलकुलेट की जाती हैं। तो पंचांग स्टिल वाइडली यूज इन इंडिया, ऑफन ऑल्सो गिव वेदर प्रिडिक्शंस फॉर द ईयर, डेट एंड टाइमिंग ऑफ फेस्टिवल एंड मोर। तो जो पंचांग है यही हमारे आज के समय बहुत बड़े लेवल पर इंडिया में अब भी, ठीक है, इसका यूज होता है। इसका यूज किसके लिए होता है? मौसम के पूर्वानुमान के लिए, त्योहारों की तिथियों का निर्धारण के लिए। तो जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, लोकल फेस्टिवल, उनकी डेट हम इन्हीं से डिफाइन करते हैं, ठीक है, उनको इन्हीं से हम सेट मानते हैं कि ठीक है भाई ये अब इस फेस्टिवल की ये डेट है। उनको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर से रेफर नहीं करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो फटाफट में इसको फिनिश नहीं करेंगे, इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज की अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। पार्ट 2 में आपको इसका आगे का वीडियो मिलेगा। तो चाहूँ तो मैं फटाफट भी आपका ख़त्म कर सकता हूँ, बट इसमें आपको समझ में चीज़ें नहीं आएंगी। ये बहुत ही ज़्यादा बारीकी से समझने की चीज़ें हैं। एक बार आप अच्छे से समझ लोगे तो ये थ्रू आउट द लाइफ आपको याद भी रहेंगी और आपके काम भी आती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पार्ट 2 आपको बिना सर्च करे आसानी से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।